हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार अकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है हमारा लेक्चर 22। आज के लिए खुशखबरी तो यही है कि आज से हम बोर्ड पे पढ़ने वाले हैं और बहुत सारा जो आपने स्ट्रगल महसूस किया इस दौरान जहां पर हम पेज पे पढ़ते थे, तो बहुत मैं बोलूँगा कि आपका थैंक यू बोलूँगा। क्यों थैंक यू बोलना चाहता हूँ? क्योंकि आपने उस सिचुएशन में भी पढ़ाई को छोड़ा नहीं है, उस सिचुएशन में भी आपने पढ़ाई को छोड़ा नहीं है, उस सिचुएशन में भी आपने पढ़ाई को हमेशा साथ लिया है। और आज यहाँ पर हम पहुँच पाए हैं कि फंक्शन चैप्टर को जल्द से जल्द हम नज़दीकी कुछ ही लेक्चर्स में ख़त्म करने वाले हैं। तो मैं क्या बात करने वाला हूँ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, उससे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लें उसको। तो हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो नंबर थे 3, 4, 5, 11 एंड 12। तो जल्दी से मैं क्वेश्चन नंबर 3 का एक रीड कर लेता हूँ कि भाई क्या है उसका क्वेश्चन। जो प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। आपके पास भी बुक्स अवेलेबल होगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी बुक के साथ बैठो यहाँ पर। तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाई फंक्शन x विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हेलो उसका नाम दिया है कि जो सिंबल दिया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। ओके, तो हम क्या करेंगे बताओ? सिंपल सी बात है, हम तो पहले जो दिया है उसको नोट करेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर गिवन डेटा क्या है? गिवन क्या है? गिवन है फंक्शन जो है मेरा कहाँ से कहाँ है, r से लेके r तक। और फंक्शन क्या है? तो वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, फंक्शन मेरा क्या है? तो कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है और कहाँ से कहाँ दिया है, r से r। इससे क्या पता चलता है? आपका डोमेन क्या है, r, और कोडोमेन क्या है आपका, r। मतलब कि दोनों आपके कोडोमेन और डोमेन सेम है, वो है r। चलो जल्दी से हमें चेक करना है मैनी टू वन है या 1 to 1 है, दोनों चेक करना है। कौन सी मेथड देखी थी हमने? तो एक देखी थी मैपिंग मेथड और ये देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना आसान क्यों है? क्योंकि हमें इसका ग्राफ पता है और हमने लिखा भी था वहाँ पर कि कब कब हम यूज़ करेंगे ग्राफ को। जब जब हमें ग्राफ पता होंगे तब तक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे, जब हमें ग्राफ नहीं पता होंगे। और दूसरी बात, जब भी हमें यहाँ r से r की जगह पे n से n, n to i या i to n दिया होगा, तब मैं क्या करूँगा, मैपिंग मेथड यूज़ करूँगा। बट यहाँ तो मुझे क्या है, r to r गिवन है। और दूसरी बात, मुझे फंक्शन का क्या पता है, ग्राफ पता है। क्या हमने इसके ग्राफ ड्रॉ किए हैं? जल्दी से मैं इसके ग्राफ पे ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं जल्दी से इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। 0 से मुझे पता है 0 से 1 के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से 1 के बीच में 0 आएगा और 1 पे क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा 1 के ऊपर। फिर यहाँ से 2 के तक कैसा जाएगा, सेम रहेगा। फिर 2 पे क्या हो जाएगा, वापस से 2 पे डार्क हो जाएगा। फिर 2 से 3 के बीच में क्या रहेगा, फिर से 2 ही रहेगा। फिर 3 पे वापस से इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ आपका बनने वाला है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस तरीके का ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, तो ये कोई भी ड्रॉ कर सकता था। तो ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का ग्राफ है। चलो ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। फिर हमें चेक कैसे करना है, मैनी टू 1 है या 1 to 1 है। तो हम क्या करते थे, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, पैरेलल टू x एक्सिस। क्या करना था हमें, पैरेलल टू x एक्सिस। तो चलो प्लॉट करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस। देखो यहाँ पर मैं अगर पैरेलल टू x एक्सिस 1 पे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि क्या है, सॉरी y इक्वल टू 1 लाइन है, जो क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। तो देख सकते हो आप, क्या देख रहे हैं कि पैरेलल टू x एक्सिस को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप देखो यहाँ से हर जगह ये सब पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है। ये हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है। मतलब कि मोर देन 1 पॉइंट पे ये कट कर रहा है, मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। और जब भी मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है, आप क्या बोलते हो, इसको बोल देते हो मैनी टू 1 फंक्शन। क्या बोलते हो, मैनी टू 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं सर? ऐसा तो हमें बुक में भी नहीं दिया है, एनसीईआरटी की बुक में, तो हम इसको चेक क्यों करते हैं? इससे क्या है ना, आप डायरेक्ट देख सकते हो। अभी बोलो, आप नहीं बता सकते क्या f(1) मतलब कि x की वैल्यू जब 1 है, आंसर आ रहा है 1। जब x की वैल्यू यहाँ पर कहीं पे 1.5 है, x की वैल्यू क्या है वहाँ पर कहीं पे 1.5 है, तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 1। तो आपको दो वैल्यू मिल जाती है, जहाँ पर आप दिखा सकते हो कि f(1) इज इक्वल टू f(1.5) इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या बोल सकते हो, फॉर द वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 1
and 1.5 we have same image क्या आती है, सेम इमेज क्या आती है, एज सेम इमेज 1। अब x इक्वल टू क्या ले लो, 1 ले लो, n और n नहीं लिखेंगे और लिखेंगे, मतलब कि 1 ले लो या तो 1.5 ले लो, तो x इक्वल टू 1 ले लो और 1.5 ले लो, वी हैव सेम इमेज 1। सो वी कैन से यहाँ पर हमारा फंडामेंटल डायलॉग हमेशा लिख देना है, क्या, वी कैन से दैट फॉर वन इमेज वी हैव 2 प्री इमेजेस, मोर देन 1 इमेजेस। फॉर द इमेज 1, फॉर क्या लिखोगे यहाँ पर, वी कैन से लिखा, यहाँ पर लिखो फॉर द इमेज 1 we have more than 1 प्री इमेजेस। क्या है कि अगर मैं बात करूं 1 इमेज की, इमेज जो 1 है, इमेज मतलब समझ रहे हो ना आपको, क्या हमारा जो रेंज में आंसर निकल रहा है ना, वो इमेज बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इमेज। तो एक इमेज के लिए आपके पास आंसर्स कितने आ रहे हैं, देखो 1.5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, ठीक है, 2 के लिए तो आंसर 2 हो रहा है, तो 2 और 1 के बीच में कोई भी आंसर आ सकता है। तो मैं बोल रहा हूं कि वी हैव मोर देन 1 प्री इमेजेस, किसके लिए, एक ही इमेज के लिए। सो फंक्शन इज क्या हो जाएगा, मैनी टू 1 फंक्शन, ठीक है। तो किस तरीके से लिखना है ये भी पता चल गया। एनसीईआरटी में जब भी आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको इस तरीके से नोट डाउन करके स्टेटमेंट के साथ लिखना है, ठीक है। अगर मैं चेक करने की बात करूँ तो चेक तो हमने यहाँ से ही कर लिया था, सिर्फ ड्रॉ करके। तो अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, जेडबल का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से ही आंसर कंप्लीट, ये आंसर कंप्लीट है। बट जेडबल नहीं, हमारा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर हम इसे नोट करके लिखेंगे। चलो, ये हो गया मैनी टू 1 फंक्शन के लिए। अब चेक करेंगे ऑन टू और इनटू क्या है, ऑन टू है या इनटू है वो चेक करेंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी से नहीं करवा रहा हूँ, सिंपल से करवा रहा हूँ। इसके बाद के जो 2-3 क्वेश्चन हैं उसको हम फास्टली करेंगे, ठीक है। तो ऑन टू और इनटू चेक करने के लिए आपको क्या चेक करनी है, रेंज चेक करनी है। तो रेंज चेक करने के लिए आपको क्या करना है, रेंज आप देख लो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या आती है आपको पता है, इंटीजर्स वैल्यू, हमेशा ये वैल्यू क्या देगा, इंटीजर्स। तो रेंज आपकी क्या हो गई, इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। सो हियर क्या लिखोगे आप, हियर रेंज ऑफ फंक्शन इज इंटीजर्स। और वो क्या है, इंटीजर्स क्या है, क्या नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्या नहीं है वो, कोडोमेन के जितना नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सो वी कैन से फंक्शन इज क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। कब ऑन टू होता है, जब रेंज और कोडोमेन सेम हो जाता है तब ऑन टू होता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है, रेंज में इंटीजर्स, जबकि आपकी कोडोमेन क्या है, यहाँ पर लिख दो अगर आप लिखना चाहो तो, विच इज नॉट इक्वल टू आर कोडोमेन, ठीक है। सो वी कैन से फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। आप लोगों से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सर इंटू क्यों नहीं लिखा, तो हमारे बोर्ड के सिलेबस में इंटू फंक्शन नहीं दिया है, उसका नाम नहीं दिया है। अब देखो इज नॉट ऑन टू मतलब वो इंटू ही हुआ। तो जेडबल के क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाएगा, इंटू मिल जाएगा। बट बोर्ड के क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाएगा, इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आपको बोर्ड में क्या लिखना है, इज नॉट ऑन टू फंक्शन लिखना है, वहाँ पर आपको इंटू फंक्शन लिखना नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था। जल्दी से आप इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो। तो हम जल्दी से क्या जाएंगे, 4th क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या है,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से पढ़ते हैं। सो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई फंक्शन ऑफ एक्स मॉड्यूलस एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने वही प्रूव किया था कि 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें वही प्रूव करना है। ठीक है, x इज अ पॉजिटिव और 0 एंड मॉड्यूलस x इज नेगेटिव x इफ x इज नेगेटिव। मतलब इसको इसने क्या किया है, मॉड्यूलस फंक्शन x को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। तो जल्दी से मैं मॉड्यूलस x पहले लिख लेता हूँ क्या आता है। आप सबको पता है अगर मॉड्यूलस x फंक्शन की बात करो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए मॉड्यूलस फंक्शन एज इट इज़ होता है, बट नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए मॉड्यूलस फंक्शन कैसा हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं और एक तरीके से लिखूँ तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए इसको क्या लिखते हैं हम, y लिखते हैं। फंक्शन को क्या लिखते हैं हम, फंक्शन को क्या लिखते हैं हम, y लिखते हैं। तो मैं इसका मतलब क्या समझूँ, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मुझे क्या ड्रॉ करना है, y इक्वल टू एक्स, और x लेस देन 0 है तो मुझे क्या प्लॉट करना है, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो आप इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई करते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो, तो ग्राफ में आप देख सकते हो x से 0 से ज़्यादा की वैल्यू के लिए क्या आएगा, 0 से ज़्यादा की वैल्यू के लिए आपकी लाइन आएगी y इक्वल टू एक्स। 0 से ज़्यादा की वैल्यू के लिए लाइन क्या आएगी, x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स आएगी। बट अगर 0 से मैं उस तरफ जाऊँ, क्या करूँ, नेगेटिव साइड जाऊँगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, y इक्वल टू माइनस एक्स। क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो मेरा ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा मॉड्यूलस एक्स का, ये वाला, और ये आपने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या करो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या आ रहा है, 2 जगह पे टच हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैनी टू 1। तो जेरेबली का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इस तरीके से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, बट हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के लिए आपको पता है फॉर द इमेज क्या हो जाएगा, कौन सी इमेज ले लेते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेते हैं हम, हाँ हम वैल्यू ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और ये 2 है तो इसके लिए हमें इमेजेस क्या मिलेगी, -2 एंड 2, 2 एंड -2 दोनों के लिए आपको आंसर क्या मिलेगा, दोनों के लिए y का आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना। तो हम बोल देंगे फॉर द इमेज 2 वी हैव प्री इमेजेस, कितनी है प्री इमेजेस, वी हैव 2 प्री इमेजेस which are 2 and -2। वो क्या है, 2 and -2 है। सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज द मैनी वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, तो पिछली बार में हमने जो लिखा था वही लिखना था। वहाँ पर पिछली बार में क्या था, इमेज 1 थी और उसका आंसर क्या लिखा था, 1 और 1.5 या मोर देन दैट। बट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इमेज 2 ले रहा हूँ, मतलब कि y की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, तो मुझे 2 वैल्यूज़ मिल रही है, एक तो -2 और 2, किसकी, प्री इमेज की। तो मैं बोल सकता हूँ एक ही इमेज के लिए हमारे पास क्या है, मोर देन 1 प्री इमेज है, इसको क्या बोल देंगे, मैनी टू 1। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको आप एक स्टेटमेंट और नीचे बढ़ा दें कि मैनी टू 1 फंक्शन इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको ऑन टू और इनटू चेक कर लेते हैं, ऑन टू और इनटू क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो देख लो इसकी रेंज क्या होगी, आप रेंज देख लो। तो रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब क्या होता है, रेंज माने के, अगर मैं फिर से लिख दूं, रेंज मतलब y की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू। y की वैल्यू देखो आप, y की वैल्यू कहाँ होती है, y एक्सिस पे। तो देख रहे हो y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में आ रही है ना, सब वैल्यूज प्लस में आ रही है, नीचे कोई वैल्यू है ही नहीं, ऊपर ही सब वैल्यूज है। तो y हमेशा क्या रहेगा, y आपका रहने वाला है 0 यूनियन r+। ये क्या है आपकी रेंज है, रेंज क्या आ रही है, 0 यूनियन r+। जबकि कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, r है। अब r को अगर आप अच्छे से लिखो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, r माइनस यूनियन 0 यूनियन r+, r माइनस यूनियन 0 यूनियन r+। तो ये वाला टर्म तो यहाँ पर आ जाता है, सिर्फ ये वाला टर्म नहीं आता, कौन सा, r नेगेटिव वाला। तो इससे आप क्या बोल सकते हो कि हियर some values of codomain are not present in range। ये सब अलग अलग स्टेटमेंट्स है जो आप बोल सकते हो, सच एज
नेगेटिव वैल्यूज, क्या होगी, नेगेटिव वैल्यूज। सो फंक्शन इज क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आपको बताना है कि भाई कौन सी वैल्यूज हैं जो क्या है, कोडोमेन में तो है बट रेंज में नहीं है। आपको हर बार क्या दिखाना पड़ेगा, जब भी आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन ना होना तो आपको इसमें क्या दिखाना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज है। मैंने दिखाया नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वो कोडोमेन के अंदर तो है बट रेंज के अंदर नहीं है। उसी तरीके से जब मैनी टू वन दिखाओ तो आपको ऐसी एक जगह दिखानी है। मतलब मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारी जगह पे हो सकता था, यहाँ पर हो सकता था, यहाँ पर हो सकता था, यहाँ पर हो सकता था, बट मुझे फिर सिर्फ एक जगह पे दिखा देना है कि मैनी टू वन होता है। अगर एक जगह पे मैनी टू वन हो गया ना तो पूरे के लिए मैनी टू वन किया जाता है। इसको अगर आप और तरीके से समझो तो इसको मैं बोलूँगा, चोर ने अगर एक बार चोरी कर ली ना, वो हर जिंदगी भर तो वो चोर कहलाएगा। ठीक है, जिंदगी भर वो क्या कहलाएगा, चोर ही कहलाएगा। तो आपको बस एक ही जगह पे चेक करना है कि मैनी टू वन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से आप इसको नोट कर ले तो हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। चलो तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैं यहाँ पर पहले से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार। सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई, मतलब कि सिग्नम फंक्शन जो है वो दिया है हमें, ओके, इज नाइदर वन वन और ऑन टू। अरे मतलब सेम क्वेश्चन ही है यार। मैं इसका स्टेटमेंट नहीं दिखवाता हूँ पर आपको एक ग्राफ प्लॉट करके जल्दी से इसको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 क्या है, फंक्शन है आर टू आर और फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, तो क्या सिग्नम फंक्शन x, इसको कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो +1, अगर x इक्वल टू 0 है तो 0 और x लेस देन 0 है तो -1। ठीक है, मुझे x की तीनों वैल्यू के लिए क्या है, तीन अलग अलग आंसर्स पता है। x ग्रेटर देन 0 है तो +1, x इक्वल टू 0 है तो 0 एंड x लेस देन 0 है तो नेगेटिव। तो इसमें हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से। तो ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, x ग्रेटर देन 0 इस तरफ वैल्यू क्या है, हमेशा +1 है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर +1 ले लेता हूँ और +1 को प्लॉट कर देता हूँ। तो आपका x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ रेडी है। x इक्वल टू 0 पे क्या है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो ओपन आएगा, क्या आएगा, ओपन आएगा। यहाँ पर 0 के लिए वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ओपन हो गया। अब देखो x लेस देन 0 के लिए क्या है, नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर -1 ले लेता हूँ। ये +1 है, ये -1 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 के लिए तो ओपन आएगा बट लेस देन के लिए क्या हो जाएगा, वापस से -1। तो इस तरीके का ग्राफ आपका आने वाला है। इसको मैं निकाल देता हूँ थोड़ा। तो इस तरीके का ग्राफ आपका हो गया। अब आप देखो, अगर मैं x इक्वल टू 1 पे ही, मतलब सॉरी y इक्वल टू 1 पे, ये क्या है, y इक्वल टू 1 है, ये क्या है, y इक्वल टू -1 है। तो देख के ही क्या पता नहीं चल रहा है कि आपको एक ही इमेज के लिए y इक्वल टू 1 के लिए, y इक्वल टू 1 इमेज के लिए कितने सारी इमेजेस, प्री इमेजेस मिल रही है। देखो मतलब अगर मैं x एक्सिस यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो क्या एक कितनी जगह पे कट कर रही है, मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है। क्या कर रही है, मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, मैनी टू वन। कोई नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका रेंज क्या होगी, कोई बता सकता है रेंज क्या आएगी। रेंज माने कि सर y की वैल्यूज में देखूँ तो कहाँ है, देखो y इक्वल टू 1 हो रहा है तो y इक्वल टू 1 ले लो। फिर यहाँ पर 0 पे आंसर क्या आ रहा है, 0, तो y इक्वल टू 0 ले लो। और y इक्वल टू और क्या हो रहा है, -1, तो y की 3 ही वैल्यू मिल रही है, 0, 1 एंड -1। जबकि कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपका है R। तो क्या कह सकते हो, कोडोमेन और रेंज सेम है, नहीं कह सकते ना। तो क्या आ जाएगा, इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में लिखने के लिए आपको अच्छे से लिख लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप रेंज दिखा दो, 1 0 -1 है, अदर देन द 1 0 एंड -1 देयर इज नो वैल्यू ऑफ, हाँ वैसा भी बोल सकते हो, कोडोमेन में से कोई भी वैल्यू रेंज के अंदर नहीं है। फिर सिर्फ ओनली एंड ओनली देयर इज 3 वैल्यूज, 1 0 एंड -1। So many values are there which is not present in range but in present in codomain. So we can say range is not equal to codomain. That's why the function is not a onto function. और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, for the value of y equal to 1, for the value of image y equal to 1, we have
मैनी मोर देन वन प्री इमेजेस, क्या लिखोगे, मोर देन वन ही यूज करो वर्ड, क्या यूज करो, मैनी मैनी मत यूज करो, मोर देन वन वो यूज करो कि मोर देन वन प्री इमेजेस, देन वी कैन से द फंक्शन इज नॉट ऑन वन वन फंक्शन, फंक्शन इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन। तो आपको प्रूव क्या करना था कि ये वन वन नहीं है, दूसरी बात ऑन टू भी नहीं है, यही प्रूव करना था। तो यहाँ से ये प्रूव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, क्या है हमारा इसके बाद का क्वेश्चन, 11-12 का है। ओके 11 और 12 नंबर है, तो मैं यहाँ पर 11 फंक्शन, ओके एमसीक्यू है, चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो क्या है एमसीक्यू, देखो, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज फंक्शन x⁴, चूज द करेक्ट आंसर। ओके x⁴ का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, चलो मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि हमें x⁴ का ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता है। चलो यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं, जगह है हमारे पास। x⁴ का आपको ग्राफ नहीं पता है, ऐसा कभी हो सकता है ना कि हमें ग्राफ पता ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम तो वैल्यू लेंगे, जैसे कि f(0), मुझे पता फंक्शन क्या है x⁴, और फंक्शन कहाँ से कहाँ है, r से r, तो मैं f(0) रखता हूँ, पहली वैल्यू 0 को ले लेता हूँ, तो आंसर क्या आएगा 0⁴ 0। फिर f आप क्या रखो 1 रखो, तो आंसर क्या आएगा 1। f क्या रखो -1 रखो, तो आंसर क्या आएगा -1⁴, तो आ जाएगा 1। फिर आप क्या करो f रखो, तो क्या आएगा आंसर 2⁴, मतलब कि 16। और f भी रखो, तो क्या आएगा -16 या +16, +16। ठीक है, इवन पावर है तो हमेशा आंसर आपका कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये तो आप किसी को भी बता सकते हो। तो अब मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, कैसे प्लॉट करेंगे, पहले तो 0 पे वैल्यू ले लो, 0 पे क्या आ रहा था आंसर 0, तो मैंने ले लिया। फिर x=1 पे क्या आ रहा था आंसर, तो क्या 1 आ रहा था, तो ये 1 to 1 आ गया आंसर, ये पॉइंट आ गया। फिर -1 पे देखो क्या आ रहा था 1, तो ये भी क्या आएगा यहाँ पर वैल्यू। फिर 2 जैसे ही लिया, आपका आंसर कैसे चला गया 16, मतलब कि आप देखो ऊपर बहुत ऊपर तक चला गया, तो मैं इधर ले लेता हूँ। फिर जैसे यहाँ पर लिया -2 के लिए, तो यहाँ पर भी क्या आंसर चला गया 16 तक। अब देखो यहाँ से ग्राफ कैसा हो रहा है, हो तो पैराबोला ही रहा है, पर कैसा कि थोड़ा सिमट के हो जाएगा। ऊपर की वैल्यू y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, जबकि कौन सी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, बट x की वैल्यू कम बढ़ रही है। x की वैल्यू देखो आप 0 से 1 ही गया तो 1 बढ़ा, 1 से जैसे 2 चला गया, 1 से जैसे 2 चला गया, वैल्यू 1 से 16 जंप हो गई। तो y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है x के कंपेयर में। तो ये जो ग्राफ रहेगा आपका इस तरीके का रहेगा। अगर x की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती तो आपका ग्राफ कैसा, ऐसा रहता। ठीक है, ये मतलब कुछ बात मतलब की नहीं है, ये आपको बस इतना बताना है कि हर बार वैल्यूज़ क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। देखो, तो क्या मैं इसको मॉड्यूलस x जैसा ही ग्राफ नहीं कह सकता, मॉड्यूलस x में क्या होता था, v बन रहा था, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वो हो गया, पैराबोला हो गया। अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, क्या मिल गया मैनी टू 1, क्या मिल गया मैनी टू 1। दूसरी बार रेंज क्या आने वाली है, रेंज क्या आएगी 0 यूनियन r+, रेंज आपकी क्या आने वाली है 0 यूनियन r+। चलो चेक करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके वो पूछ रहा है चूज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शंस मेरे पास हैं f इज 1 1 एंड ऑन 2। तो जितने 1 1 वाले फंक्शन है वो तो हम ऑप्शन निकाल देंगे, क्योंकि ये मुझे पता चल गया है मैनी टू 1 है। तो कौन से आंसर रह जाएंगे, a एंड c तो निकल गया। ओके डी में बोल रहा है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, और f में क्या बोल रहा है सिर्फ मैनी टू 1 है और ऑन 2 है। तो b और d में से आ जाएगा, b और d में से आंसर आएगा ना, क्योंकि मैनी टू 1 b और d में ही दिया है। अब चेक करना है ऑन 2 है या नहीं है। तो इसकी कोडोमेन क्या है, इसका कोडोमेन इसको बोलेंगे r। रेंज क्या आ रही है 0 एंड r+, तो कौन सा वैल्यू नहीं आ रही है, नीचे की y की वैल्यू आ नहीं रही है। देख लो आप यहाँ पर y की वैल्यू, नीचे की वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यूज है वो कभी नहीं आएगी। तो इसका मतलब कि कोडोमेन में से कुछ ऐसा पार्ट छूट जाएगा, रेंज में नहीं आता है। तो रेंज एंड कोडोमेन सेम नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बन रहा है डी। चलो उसके बाद का क्वेश्चन क्या है 3x, क्या आंसर है 3x। तो मैं क्या करूँ इधर ही प्लॉट कर लेता हूँ, ये है ना हमारे पास जगह है थोड़ी, चलो देख लेते हैं। f ऑफ x मेरा क्या है 3x, f कहाँ से कहाँ है, f आपका r से r ही है, f आपका क्या है r से r है। अब 3x का तो आता है ना, ये क्या बोलना चाहता है y इक्वल टू 3x लाइन बोल रहा है। f ऑफ x मतलब क्या हो गया y इक्वल टू 3x लाइन। तो y इक्वल टू 3x लाइन कैसी आती है, y इक्वल टू x लाइन ऐसी आती है ना, ये y इक्वल टू x है। तो 3x क्या होगा,
थोड़ा इस तरफ झुकेगा, किस तरफ, इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये मेरा क्या है, y इक्वल टू 3x लाइन। अगर आप ट्राई करो यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की, चलो बताओ जल्दी से, आप कोई भी जगह पे प्लॉट कर लो, ठीक है, y इक्वल टू पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, आपको एक चीज पता चल रही होगी कि हर एक जगह पे क्या है, एक एक जगह पे ही टच कर रहा है, देखो एक एक जगह पे ही कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू एक्स जो लाइन है, y इक्वल टू एक्स इज 1 to 1 है, क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। और दूसरी बात y की वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी, तो ऑड पॉलिनोमियल है, ये क्या है, ऑड पॉलिनोमियल, मतलब ऑड पावर पॉलिनोमियल जब भी आए आपको बिना कुछ सोचे आपको एक चीज बता देनी है, इसकी रेंज जो होगी ना वो हमेशा r होगी। जब भी ऑड पावर पॉलिनोमियल आए, ऑड पावर पॉलिनोमियल, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, 3x लाइन ना, y इक्वल टू 3x, तो x की पावर कितनी है, 1 है, ऑड पॉलिनोमियल है। तो ऑड पॉलिनोमियल जब भी आए इसकी रेंज क्या होने वाली है, रेंज क्या होगी, रेंज जो होगी वो आपकी होगी हमेशा r, क्या हो जाएगी, r। इसका मतलब कि रेंज कोडोमेन दोनों क्या हो गए, सेम। तो फंक्शन क्या है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, फंक्शन इज ऑन टू, तो 1 to 1 एंड ऑन टू, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लो, 1 to 1 ऑन टू दिया है, तो 1 to 1 एंड ऑन टू, यस, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ए ऑप्शन जो है मेरा है 1 1 एंड ऑन टू, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो जो 12th क्वेश्चन है उसका आंसर बन रहा है आपका ए। तो ये जो बात थी हमारी थी जो है आज के लेक्चर तक की, मतलब कि ये पुराने क्वेश्चन जो हमने होमवर्क में दिए थे उसी का सॉल्यूशन करवाया है। तो इसके बाद जो हम नया टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारी थर्ड मेथड है, जहां पर हम सीखेंगे कि भाई हमारा जो फंक्शन है वो 1 to 1 है या मैनी टू 1 है और किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो जिसका नाम है डिफरेंशिएशन मेथड। मुझे पता है कि आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं गया है फुल डिटेल में, बट बेसिक डिफरेंशिएशन के जो रूल होते हैं वो आपने फिजिक्स में ही पढ़ के रखे हैं, और बेसिक जो डिफरेंशिएशन के रूल हैं अगर जहाँ पर हैवी हो जाएगा तो वहाँ पर मैं आपको सिखा दूंगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। डिफरेंशिएशन मेथड से हम देखने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके बोर्ड के सिलेबस में तो हैवी नहीं है क्वेश्चन, तो जेरेबली के लिए हम पढ़ते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन से भी हम तय कर पाते हैं कि 1 to 1 है या मैनी टू 1 है। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएशन वाली मेथड से शुरू करेंगे। चलो चलो, तो जो थर्ड मेथड है उसके लिए हम रिलेटेड कुछ टॉक कर लेते हैं। जो थर्ड मेथड है मेरी लिख देता हूँ, थर्ड मेथड टू चेक 1 to 1 और मैनी टू 1। थर्ड जो है वो है डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है। तो डिफरेंशियल मेथड में क्या करेंगे, फाइंड, स्टेप लिख देता हूँ मैं आपको, जल्दी से स्टेप दिखा देता हूँ। फाइंड dy बाई डी एक्स, क्या करो, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स तो आप फाइंड कर लोगे, जैसे dy बाई डी एक्स मिलता है ना आपको चेक करना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है। इफ dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, और dy बाई डी एक्स लेस देन 0, ठीक है। अगर आप बोलते हो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है या dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप x की हर एक वैल्यू के लिए बोल दो कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है या तो dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है, मतलब हर एक वैल्यू के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ वैल्यूज के लिए वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, कुछ वैल्यूज के लिए वो लेस देन 0 हो रहा है, ऐसा नहीं। x की हर एक वैल्यू के लिए जो डोमेन में आपको दी गई हो ना, अगर डोमेन मेरा r है तो r में, पूरे r में dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कुछ x की वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन हो रहा है, कुछ x की वैल्यूज के लिए लेस देन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, कंडीशनली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडीशनली बोलेंगे। इफ dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 और dy बाई डी एक्स लेस देन 0 फॉर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंडीशनली। कंडीशनली मतलब भाई ऐसा है तो वैसा है, ठीक है। कंडीशनल मतलब कुछ कंडीशन दी हो कि भाई x की वैल्यू ऐसी है तो ये है, अगर x की वैल्यू ऐसी नहीं है तो ये नहीं है। वैसा केस हो जाए ना, कंफ्यूजन हो जाए, जहां पर हम कंफ्यूज हो जाए ना वहां पर आपको बोल देना है ये मैनी टू 1 है। जहां पर हम कंफ्यूज हो गए हम क्या बोल देंगे, ये मैनी टू 1 है। बट हम क्लियर कट
श्योर हैं कि भाई x की कोई भी वैल्यू उठा लो, x की कोई भी वैल्यू उठा लो, dy बाई डी एक्स या तो ग्रेटर देन जीरो रहेगा या तो लेस देन जीरो रहेगा, मतलब कि कोई एक ही, इसमें से कोई एक ही, दोनों नहीं, कोई एक ही वैल्यू हो जाएगी। तो मैं उस टाइम पे क्या बोल दूंगा, 1 to 1, क्या हो जाएगा 1 to 1, ठीक है। तो यही है एक बात कि डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन के बाद जो आपका आंसर आता है, वो जो डिफ्रेंसिएशन का आंसर आता है ना, वो आपको सिर्फ चेक करके बताना है कि x की हर एक वैल्यू के लिए वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या ये लेस देन जीरो आ रहा है। अगर ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो हर एक वैल्यू के लिए होता है ना, तो आपको बोल देना 1 to 1। बट अगर ऐसा होता है कि कुछ x की वैल्यूज के लिए वो हो रहा है, कुछ x की वैल्यू के लिए नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, भाई वो मैनी टू 1 है। कुछ कंडीशन देनी पड़ी, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, नहीं समझ पा रहे हैं, x की वैल्यूज कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या बोल देंगे, मैनी टू 1 बोल देंगे। हाँ, इसका आप अगर क्या करते हो, इसका हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या करें, हम नए पेज पे ले लें या यहीं पे ले लें। ओके, यहाँ पर ही ले लेते हैं क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जहाँ पर f जो है मेरा क्या है, r से r है। कहाँ से जा रहा है, r से r जा रहा है, और मेरा फंक्शन क्या है, x का क्यूब प्लस x। फंक्शन क्या दिया है, x क्यूब प्लस x। चलो, कोई पहले बता पाएगा कि ये जो ग्राफ है, देख के अगर कोई बता पाया तो मुझे मजा आएगा। पहले बताओ ऑन टू है कि नहीं है। देखो, हम बात में साथों साथ और चीज़ें भी सीखते जाएंगे। पहले बता दो ऑन टू है या इन टू नहीं है, क्या है ये। तो जो हमें पता है उसके लिए रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ, इसको हम बाद में देखते हैं, इस मेथड को हम बाद में देखते हैं। जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए हम रिलेटेड टॉक कर लेते हैं। ऑड पॉलिनोमियल है ये, क्या है, ऑड पॉलिनोमियल। चलो रेंज बता दो जल्दी से, ऑड पॉलिनोमियल की रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी, कोई भी बंदा बता सकता है, सर रेंज हो जाएगी R। तो कोडोमेन और रेंज क्या हो गए, सेम। इसका मतलब ऑन टू फंक्शन है, क्या है, ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। तो इसका पता चल गया ना, ऑन टू इंटू क्या है। तो हर बार आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑन टू इंटू कैसे है, और वो कैसे चेक होगा, रेंज फाइंड करके ही होगा। तो हमने जो पीछे क्वेश्चंस में जो बहुत सारी जगह पे रेंज फाइंड करने के जो ट्रिक्स सीखी थी, वो यहाँ पर आपको काम करने में मजा आएगा। अब हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स है। चलो आप, अरे इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कोई भी बता सकता है ना, इतना तो क्या होता है। अगर मैं बताऊँ एक्स रेस टू एन है, डिफ्रेंसिएशन में एक्स रेस टू एन है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, पावर आगे मल्टीप्लाई में और पावर की एक कम कर देना, एक पावर कम कर देना है। तो इधर मैं करता हूँ, एक्स क्यूब का क्या होगा, 3 आगे मल्टीप्लाई, और एक पावर कम करूंगा तो 3 से 2 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब का पावर कितनी है, 1, आगे मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब पावर एक कम हो गई तो क्या हो जाएगी, एक्स रेस टू 0 हो जाएगा। चलो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 3x स्क्वायर प्लस 1, है ना। एक्स रेस टू 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका आंसर क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 1 आया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर 3x स्क्वायर प्लस 1 है, ये वाली वैल्यूज कैसी आएगी, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव। प्लस 1 क्या है, पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव चीजों का सम क्या होगा, पूरा पॉजिटिव। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी dy बाई डी एक्स की। तो dy बाई डी एक्स क्या आया, पॉजिटिव। क्या आपने कुछ x की वैल्यूज के लिए बात की थी या हर एक वैल्यू के लिए बात की थी, मैंने हर एक वैल्यू के लिए बात की थी, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर के अंदर x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। 0 भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, 0 प्लस पॉजिटिव। चलो मैं बताता हूँ, 0 प्लस पॉजिटिव, बट ये 1 ऐड हो रहा है ना, वो 0 को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, मतलब x की कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो इसको मैं बोल दूंगा कि ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, 1 to 1 है। तो क्या समझ में आया आपको कैसे करना है। और एक एग्जांपल भी मैं लूंगा, बट यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि मुझे क्या चेक करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। किस वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो मैं क्या बोलूँगा, 1 to 1। अगर वो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 और dy बाई डी एक्स लेस देन 0 कुछ कंडीशन पे हो रहा है, कुछ x की कुछ ही वैल्यूज के लिए हो रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा, मैनी टू 1। ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स की मैंने ये 1 to 1 और इनटू चेक करने के लिए चेक कर लिया रेंज क्या हो रही थी। तो ऑड पॉलिनोमियल थे, रेंज उसकी आर आ रही थी, जो कि कोडोमेन जितनी ही होती है। तो उस केस में मैंने इसको क्या बोल दिया, ऑन टू फंक्शन।
और dy बाई डी एक्स जब मैंने फाइंड किया मेरा आंसर क्या आया 3x² + 1, जो ऑलवेज पॉजिटिव है, जीरो ऑलवेज पॉजिटिव है, नॉट जीरो भी नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव ही है, पूरा पॉजिटिव है। कब? x की हर एक वैल्यू के लिए। तो इसका सीधा मतलब क्या होता है, जो मेरा फंक्शन है वो क्या है 1 to 1 है। तो क्या आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन मेथड यूज करके क्या कर सकते हो, चीज़ें हर कोई कर सकता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, इसके लिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो जल्दी से इधर ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जो इससे थोड़ा चेंज है। इसमें क्या है, थोड़ा सा ही चेंज है। मेरे पास जो है फंक्शन क्या दिया है, r से r, और f ऑफ x मुझे दिया है x³ - x। तो देखो ऑन टू के लिए तो सेम चीज़ हो गई, और पॉलिनोमियल तो रेंज सेम, कोडोमेन सेम। ठीक है, तो इसका मतलब ऑन टू तो है ही, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, इसको बोल दूंगा ऑन टू डायरेक्टली। ऑन टू तो है ही, चेक मुझे क्या करना है 1 to 1 है या नहीं है वो चेक करना है। तो मैं चेक कर से करूँगा dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स में y क्या है, तो y यही है, आपको पता होगा ना, y तो यही है। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 3x² - 1, 3x² - 1। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ये क्या है, इसका आंसर क्या आ सकता है, ये 0 आ सकता है, यूनियन r+ आ सकता है। इसका आंसर क्या आ सकता है, 3x² का 0 आ सकता है, या तो वो r+ आ सकता है। अब उसमें मैं -1 करता हूँ, क्या करता हूँ, -1 करता हूँ। तो अगर आपको पता होगा, आपने इस तरीके से इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0 से लेके इनफाइनाइट। क्या लिख सकता हूँ, 0 से लेके इनफाइनाइट इसकी रेंज हो गई। और ये क्या बता रहा है -1, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, -1 से इनफाइनाइट। ये तो आपको आता है ना, रेंज में हमने देखा है ऐसा। तो -1 से इनफाइनाइट हो रहा है, इसका मतलब कि इसकी वैल्यूज नेगेटिव भी है, इसकी वैल्यूज पॉजिटिव भी है। और हमने पहले ही बोला था, जब भी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो, कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव आ रहा है, कुछ वैल्यूज के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जब भी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो तो हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, कहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। हम तो सिर्फ इतना बोल देंगे कि ये फंक्शन क्या है, मैनी टू वन। ठीक है, हम क्या बोल देंगे, ये मैनी टू वन है। हमें ये नहीं चेक करना भाई ये कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, कहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। हमें तो इतना पता है कि ये दोनों वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव भी दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है, मतलब दोनों वैल्यू दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये मैनी टू वन है। यहाँ पर क्या था, श्योर था, एग्जैक्टली श्योर था कि ये हमेशा पॉजिटिव ही है। कोई भी एक्स की वैल्यू डाल दो आप, हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इस श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ 1 to 1 है। बट यहाँ पर क्या है, कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि कब नेगेटिव कौन पॉजिटिव में चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों हो रहा है ना। तो डायरेक्ट बोल दो मैनी टू वन है। क्या बोल दोगे, मैनी टू वन है। ऑन टू तो है ही, तो ये में हो गया मैनी टू वन ऑन टू, और ये हो गया 1 to 1 ऑन टू। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके बाद, जैसे कि आपका ये वाला पोर्शन जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। चलो मेरे पास है कुछ क्वेश्चन जिसमें है, और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं जल्दी से। चलो क्या है क्वेश्चन, ओके हाँ, मेरे पास मैं फंक्शन ले लेता हूँ 2x + sin x। f जो है मेरा वो है r से r। क्या ले लिया मैंने, 2x + sin x, और मेरा f क्या है, r से r है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इंटू ऑन टू वाला चेक कर ले। ओके, तो पहले रेंज फाइंड करो। रेंज, इसकी रेंज क्या आएगी, r। अरे और पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल, इसकी रेंज क्या आएगी, r। इसकी रेंज क्या आएगी, -1 से 1। तो अगर मैं इसमें समेशन करूं तो आंसर क्या मिलने वाला है, r ही मिलने वाला है ना। सिंपल बात है ना। अरे यार ये क्या डिफिकल्ट हो रहा है क्या, सिंपल है। x की वैल्यूज क्या हो सकती है, -r से, मतलब -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। और उसमें मुझे आंसर आउटपुट क्या मिलेगा, रेंज r ही मिलेगी। और यहाँ पर आउटपुट क्या मिलता है, साइन में कोई भी वैल्यू डाल दो, -1 से 1 के बीच में ही आंसर आएगा। तो जब मैं इसका समेशन करता हूँ मुझे रेंज क्या मिलती है, r। रो कितनी जितनी है, कोडोमेन जितनी है, तो मैं क्या बोल दूँ इसको, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू हो गया। नेक्स्ट पे जाए, नेक्स्ट क्या है, कोडोमेन, सॉरी नॉट कोडोमेन, हमें मैनी टू वन या वो देखना है। तो हम देखेंगे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स बताओ, 2x का क्या होता है, x की पावर 1 है, आगे जाके मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 x रेज़ टू 0, मतलब 2 ही होता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। क्या होता है, cos x। तो 2 + cos x। अब इसकी आपको क्या करना है, आपको ये नहीं चेक करना है ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, आप इसकी रेंज निकाल दो। इसमें भी हमने क्या किया था, रेंज निकाला था, हमें पता चल गया नेगेटिव आंसर भी आया, पॉजिटिव भी आया। तो रेंज निकालना आसान है, वो हमने सीखा है। तो 2 तो 2 रहेगा,
उसमें तो कोई रेंज जैसी बात नहीं है। cos x की रेंज क्या होती है, तो -1 से 1 है ना। cos x की क्या होती है, -1 से 1 होती है। तो 2 - 1 1 2 1 3, तो ओवरऑल आपका जो ओवरऑल इसका जो रेंज आया वो क्या आया, 1 से 3, मतलब ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। जो रेंज आ रही है वो क्या है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव है ना, सभी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। तो आप क्या बोल दोगे, dy/dx क्या है, ग्रेटर देन 0, dy/dx ग्रेटर देन 0। और मुझे बताओ कि आपने x में कुछ किया था कि भाई x यही ले सकता हूँ, x ये नहीं ले सकता, कुछ ऐसी बातें नहीं की थी आपने। x की वैल्यू तो रैंडमली कोई भी ले सकते थे, क्योंकि cos x की रेंज क्या है, -1 से 1, और जब ये 2 से मर्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से 3 हो जाएगा। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 to 1। तो क्या बोलूँगा इसको मैं, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। तो क्या आपको डिफ्रेंसिएशन मेथड से समझ में आया कैसे करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। अगर डिफ्रेंसिएशन ऑल वैल्यूज फॉर x, अगर आपको पता चलता है क्या कि फंक्शन आपका ग्रेटर देन 0 है या तो फंक्शन आपका लेस देन 0 है, तब क्या डायरेक्टली लिख दोगे 1 to 1। अगर कुछ कंडीशन आ रही है जहाँ पर वो क्या हो रहा है, कुछ जगह पे पॉजिटिव हो रहा है, कुछ जगह पे नेगेटिव हो रहा है, तो उस जगह पे आपको बिंदास बता देना है कि ये भाई वैल्यू जो है वो मैनी टू 1 फंक्शन में है। क्या है, मैनी टू 1 फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो था मेरा डिफरेंशिएशन मेथड था। चलो जल्दी से नेक्स्ट मेथड भी देख लेते हैं। जो जल्दी से हम देख लेते हैं, जो हमारे फोर्थ टाइप के क्वेश्चन है, फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चन है जो जेडब्ल्यू में पूछे जाते हैं, उसके रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो वो है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि जो हमारी डेफिनेशन थी ना ऑन टू फंक्शन की, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं, दोनों में क्या है, ऑन टू फंक्शन की बात की है, ऑन टू फंक्शन की बात की है। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है उसके रिलेटेड हम बात करते हैं। तो ऑन टू फंक्शन आपको पता होगा कि किसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, जब आपका रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए। क्या हो जाए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, तब हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो ऑन टू फंक्शन में आपको एक चीज़ पता होगी कि रेंज क्या होती है, कोडोमेन जितनी होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सा काम क्या करना है, अगर मुझे फंक्शन गिवन है तो क्या मैं रेंज फाइंड कर सकता हूँ। ये तो हमने किया है, डोमेन और रेंज फाइंड करना तो हमें आता ही है। तो अगर मुझे फंक्शन गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेंज फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैंने रेंज फाइंड कर ली और ये फंक्शन ऑन टू है, तो आप में से कोई भी इंसान, भला इंसान बोल सकता है कि सर अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो रेंज और कोडोमेन सेम होंगे। और मुझे यहाँ पूछा क्या गया है, अगर आपने नोटिस किया हो तो R से S आपका क्या जा रहा है, फंक्शन जा रहा है। पूछा है आपको S, जो क्या है यहाँ पर कोडोमेन। यहाँ पर भी क्वेश्चन चेक करो, फंक्शन आपको दिया है -1 से 1, कहाँ तक जा रहा है, B तक जा रहा है। B क्या हुआ, कोडोमेन, और आंसर में पूछा क्या है, कोडोमेन। तो सीधा मतलब है जब भी आपको ऑन टू फंक्शन वाला कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको या तो रेंज में से कोडोमेन निकालना होगा या तो कोडोमेन में से रेंज निकालनी होगी, कुछ ना कुछ होगा। बट मकसद है हमारा रेंज निकालना, जो हमने ऑलरेडी सीख के रखा है। तो जल्दी से हम सीखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या दिया है, sin x माइनस √3 cos x + 1। तो पहले तो मैं फंक्शन लिख दूँ, क्या है, sin x माइनस √3 cos x + 1। चलो मुझे तो इसकी रेंज पता है ना, क्या होता है, अंडर रूट में यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर -√3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3। तो माइनस अंडर रूट में 1 + 3 से लेके क्या आ जाएगा, प्लस में अंडर रूट 1 + 3 + 1। चलो इसका आंसर क्या आया, 4 अंडर रूट 4। तो मतलब क्या आया, अंडर रूट 4 का आंसर -2, अंडर रूट 4 का आंसर +2, प्लस क्या है 1। जैसे +1 करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा, -1 से 2 क्या मिलेगा, अंदर 3 मिलेगा ना, -1 से 3 मिलेगा। जैसे आप +1 ऐड करोगे अंदर तो क्या आ जाएगा, -1 से 3 आ जाएगा। तो ये -1 से 3 क्या आई, रेंज। बट आपको क्या पता है, तो लिख दो यहाँ पर, फॉर ऑन टू फंक्शंस रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन। और कोडोमेन क्या है आपका, S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 to 3। तो ये सिंपल आंसर नहीं है, सिंपल नहीं है, एकदम सिंपल है। अरे एकदम सिंपल है, जब भी ऑन टू फंक्शन दिया गया हो आपको देखना है रेंज और कोडोमेन सेम होती है। और रेंज हमने फाइंड कर ली है, इसकी क्या आती है, -1 से 3। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, वाला कौन सा वाला रूल यूज किया, a sin x + b cos x वाला, √a² + b² से लेके √a² + b², एक माइनस और एक प्लस।
ये यूज़ किया हुआ है हमने, ठीक है। अगर नहीं किया है तो आप पीछे जाके ट्रिग्नोमेट्री वाले के जो रेंज वाली क्वेश्चन है वो लेक्चर है, आप फिर से एक बार रिकॉल कर सकते हो। इसी का यही तो फायदा है, यहाँ पर हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देते हैं, इसका फायदा यही है। तो आप कभी भी पीछे जाके पुराने क्वेश्चंस को देख सकते हो, जबकि लाइव लेक्चर में ये थोड़ा दिक्कत रहती है कि आप पीछे पुराने वाले नोट्स से आप सीखोगे, यहाँ पर पूरा लेक्चर ही मिल जाता है आपको। ये वाला क्वेश्चन मैं तो चाहूँगा कि आप खुद से कर लो, ठीक है। यहाँ पर हम दिखा देते हैं, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का कोई ग्राफ प्लॉट कर सकता है? मैं आपके याद करवाने के लिए फिर से साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करवाता हूँ। तो कॉस इनवर्स x का कैसा था? कॉस इनवर्स x का कैसा था? क्या था? फ था, बट वो कहाँ से कहाँ था? 0 से पाई के बीच में था। जबकि ये क्या था? फ से उल्टा। कौन सा? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x क्या था? साइन इनवर्स x क्या था आपका? फ से उल्टा। फ से उल्टा, तो वो कैसा था? बट -π/2 से π/2 के बीच में। तो बस ये भी आपको पता होना चाहिए कि आंसर कहाँ से कहाँ तक बीच में है, क्योंकि यही तो आपकी रेंज बनती है। यही तो मेरा y है ना, y एक्सिस कौन सी है? ये वाली लाइन है, तो इसी के ऊपर तो मुझे रेंज मिलती है। इसके ऊपर क्या मिलेगा? कोडोमेन मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? रेंज मिलेगी। तो यहाँ पर आ जाओ, tan इनवर्स x देख लेते हैं। tan इनवर्स x में क्या हो रहा है? tan इनवर्स x में क्या होता है? इसको लेटा दो, मतलब कि इस तरीके का ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ आता है। ये भी क्या है? -π/2 से π/2, ठीक है। और x की वैल्यू देखो, डोमेन में देखो x की वैल्यू क्या है? r है। x की वैल्यू क्या है? r है, मतलब x की मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। यहाँ पर x भी आपका क्या था? x भी आपका कंस्ट्रेंट था, 1 से -1 के बीच में ही आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई भी वैल्यू ले लो, कहाँ से भी कहाँ तक जा सकता है। कहाँ पर? x एक्सिस पे, जो मुझे क्या शो करता है? डोमेन। मुझे क्या देखना है? ऊपर वाली लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मुझे क्या दिखाएगी? रेंज। तो y की वैल्यू क्या हो रही है? -π/2 से लेके π/2। तो मुझे बता दो tan इनवर्स x की रेंज क्या हुई? -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने सिर्फ आपको क्या किया? याद करवाने के लिए प्लॉट किया। फिर भी यहाँ पर जगह हम लिख सकते हैं, क्या हो गई रेंज? tan इनवर्स x की रेंज क्या हो गई? tan इनवर्स x क्या हो गया आपका? -π/2 से π/2, है ना। tan इनवर्स x आपका क्या हो गया? -π/2 से π/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करते ही पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये भी पाई हो जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू से आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो, तो पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो आंसर क्या आ गया? -π से पाई। इस केस में रेंज क्या हो गई आपकी? और यही स्टेटमेंट चिपका दो, -π से पाई। तो बी क्या होगा? बी आपका आएगा -π से पाई, यही वाला स्टेटमेंट। फॉर ऑन टू फंक्शंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। फॉर ऑन टू फंक्शंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो बी इक्वल टू क्या आया? -π से पाई। तो क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हो? आसान है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो है हमारे एक्सरसाइज 1.2 में से 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, जहाँ पर एक 7 क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है, जिसको मैं कल आपको यहाँ पर ही कराऊंगा क्लास में ही। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो आपको घर से करने हैं। और मैं चाहूँगा कि इसको आप, हाँ, हालांकि आपके बोर्ड के क्वेश्चन में क्या नहीं है, सिलेबस में क्या नहीं है, डिफ्रेंसिएशन से चेक करना सिलेबस में नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसके ग्राफ प्लॉट करोगे। क्या करोगे? ग्राफ प्लॉट करके आंसर लाओगे, या तो विदाउट ग्राफ प्लॉट करके अपने तर्क से, मतलब कि अपने दिमाग से भी आप सोच सकते हो कि क्या आंसर आएगा। बट आपको इसको दोनों तरीके से करना है। इसको आपको कैसे? डिफ्रेंसिएशन मेथड से भी करना है, और अगर आपको बोर्ड में दिया जाए तो किस तरीके से करोगे? उस मेथड से भी करना है। तो दोनों मेथड से इसको सोल्व करना है। कौन सा? एक्सरसाइज 1.2 में कौन सा क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आप नीचे देख सकते हो, देख लो थोड़ा अच्छे से, होमवर्क में है। -1 to 1 0 से 2 जा रहा है, विच इज ऑन टू फंक्शन, मतलब कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है। कौन सा है? तो हमें 4 में से सिलेक्ट करना है। कौन सा फंक्शन? तो हमें 4 में से सिलेक्ट करना है। ये जो लास्ट पे अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल दूं, फंक्शन है आपका x+2, दिख रहा होगा, पर फिलहाल नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल देता हूँ वो क्या है? x+2 है। तो जो 2 क्वेश्चन है, आपको मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा 1 to 1, मैनी टू 1, ऑन टू, इन टू, कहने का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन जो हैं वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, और मतलब कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर होगा, जो है 1.3 पे ऊपर। तो तब तक के लिए हम अलविदा चाहूँगा, फिर से मिलेंगे यही लेक्चर में, लेक्चर नंबर 23 में। तब तक के लिए गुड बाय।